हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है अपने एसीएफ की तैयारी के लिए बहुत सारे टॉपिक देख चुके थे, जिसमें हम लोग जो है अपने फॉरेस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। वह है आपका सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, मृदा संरक्षण के उपाय। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है अपने वीडियोस में जो है एग्रीकल्चर पार्ट में मृदा विज्ञान के बारे में जो है बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आपको यदि रेफरेंस लेना है तो आप जो है हमारा वो जो वीडियो है उसको आप लोग जो प्रेफर कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है आई होप आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो फिर दोस्तों, आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अपना टॉपिक आज का जो है उसको हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है आपका मृदा संरक्षण के उपाय। तो चलिए बात करते हैं मृदा संरक्षण की। तो फिर मृदा संरक्षण जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, भूमि की शरण जो है या फिर जो है भूमि की क्षरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया, एक या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसी विनाशकारी प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसको यदि आप नहीं रोकोगे तो उससे क्या हो सकता है, तो फिर उसके जो प्रभावित क्षेत्र है, उस मृदा के जो प्रभावित क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी वह जो है वीरान हो जाएगा, बंजर हो जाएगा या फिर आबादी के लिए अयोग्य हो जाएगा। आबादी के लिए अयोग्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मृदा ही नहीं है, मिट्टी ही नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग जो है कोई भी फसल जो है नहीं लगा सकते। और ऐसे एरिया में जहां पे लोगों को रोजगार ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि हमारा भारत जो है क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। तो फिर जो लोगों को जितना भी रोजगार मिलता है, ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ से मिलता है, वह जो है कृषि से मिलता है। और यही उनको ना मिले, रोजगार ना मिले, तो क्या होगा, वह जो एरिया है वह क्या हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, ठीक है, आबादी के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि देश का जो भौतिक और आर्थिक और सामाजिक समृद्धि जो है, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर क्या करना चाहिए, उसको जो है किया जाना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी हमारा जो देश जो है वो क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके जो है कुछ उपायों के बारे में। तो ऐसी भूमि कार्य करना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, जिसमें जो है भूमि का अधिक से अधिक क्या हो सकते, भूमि में जो है अधिक से अधिक जल जो है संग्रहित हो सके, ठीक है। अधिक जल संग्रहित होने से क्या होगा, मृदा की जो सॉइल फर्टिलिटी है, ठीक है, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो जो है क्या रहेगा, वो जो है बना रहेगा। तथा क्या हो सके, तथा जो है भूमि के सतह पर कम से कम क्या हो, भूमि की सतह पर कम से कम अपवाह हो, मतलब जो है जो पानी की जो गति है बहने की, वह जो है कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे रूप में बहे, क्योंकि जो है क्या हो सकता है, ऐसे रूप में बहना चाहिए कि पानी का जो बहाव है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि पानी का जो अधिक बहाव है वो क्या है, वह जो है बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फिर क्या होगा कि भूमि में अधिक जल संग्रहित रहने से क्या होगा कि जो है नदियों का पानी जो है वर्षा के बाद जो है बहुत समय तक क्या रहता है, बहते रहता है, ठीक है। जो कि क्या होगा, मतलब जो है यदि वो जो नदी में हम लोग जो है पानी को संग्रहित कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि हम लोग जो है वो जो पानी है नदी का, उसको जो हम लोग फिल्टर करके पीने के लिए भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। या फिर उसको जो है हमारे किसान भाई लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, उन लोग जो है उसको सिंचाई के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका जो है क्या प्रॉफिट हो सकता है कि जैसे कि बाढ़ की संभावना भी जो रहती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो पानी का बहाव क्या है, कम है। तो बहुत सारे पानी को क्या होता है, तो जो जल है वो जो भूमि है वो क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब पानी का बहाव भी कम है, तो फिर क्या होगा, उससे जो है बाढ़ की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। और क्या क्या होगा, भूमि के समुचित उपयोग के लिए भूमि संरक्षण अधिक हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। और मानव और पशुओं की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हो सकता है, भूमि पर दबाव क्या हो रहा है, लगातार जो है क्या होते जा रहा है, वो जो है बढ़ते जा रहा है। यदि जो है भूमि पर जो है दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है, तो फिर क्या होगा, यदि जो है भूमि पर लगाव बढ़ते जा रहा है, वही जो है भूमि कम होते जाएगी, तो फिर क्या होगा, लोगों को रहने के लिए क्या नहीं मिलेगी, जगह जो है बहुत कम मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, लोगों को जो है खाने के लिए भी चीजें नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट इसका प्रॉफिट क्या हो सकता है कि जैसे कि क्या बोल सकता हूँ,
जिससे भूमि का जो है क्या होता है, अधिक से अधिक क्या होगा, उपयोग होगा। किसके वजह से, यदि हम लोग जो है मृदा का संरक्षण करते हैं तो। और क्या होगा, परिणाम स्वरूप समुचित और संभावित भूमि उपयोग तक क्या होगा, उपयोग तक सीमित रहना क्या है, कठिन है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है कि भूमि को जो है भूमि का उपयोग जो है क्या हो सकता है, अधिक समय तक जो है करना, उपयोग करना उसका कठिन रह जाएगा, और या फिर हम लोग जो है उसका सीमित मात्रा में ही क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसलिए हम लोगों को जो है मृदा संरक्षण के साथ साथ जो है मृदा और जल संरक्षण दोनों पर क्या करना चाहिए, हमको जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका, आप लोग हेडिंग डालिए, मृदा संरक्षण के उपायों को हमें क्या करना है, हमको जो है उसको वर्गीकृत करना है। तो मृदा संरक्षण के जो है दो प्रकार के उपाय होते हैं, मृदा संरक्षण के उपाय। ठीक है, या फिर इसका वर्गीकरण बोल सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग जो है दो कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से दो कैटेगरी है, सबसे पहला रहेगा हमारे पास में जो है भूमि एवं जल की क्षमता के अनुसार फसल प्रबंधन। भूमि एवं जल के क्षमता के अनुसार फसल प्रबंधन। और इसका जो दूसरा टॉपिक है वो क्या हो सकता है, दूसरा वर्गीकरण जो है एनोग्रामिक तथा इंजीनियरिंग उपाय। एनोग्रेनिक तथा इंजीनियरिंग उपाय। मतलब क्या होगा यार, जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, यदि हम लोगों को जो है सॉइल को जो है या फिर मृदा को जो है क्या करना है, उसको जो हम लोग कंजर्व करके रखना है, उसको संरक्षित रखना है, तो हमको जो है उस मिट्टी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, वो जो मिट्टी है वो जो खराब ना, उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम लोगों को जो है भूमि एवं जल की क्षमता के अनुसार क्या करना पड़ेगा, वहां पे जो है फसल लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपको ये बोल रहा है एनोग्रेटिक तथा इंजीनियरिंग उपाय, मतलब जो है उसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये क्या लाएगा आपका एनोग्रेटिक तथा इंजीनियरिंग उपाय। चलिए अब हम लोग जो है इसके पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, भूमि का उपयोग जो है उसके गुणों के जो है ध्यान में रखकर किसके अनुसार करना चाहिए, वैज्ञानिक विधि से हमको उसका जो है क्या करना चाहिए, उसका जो है उपयोग करना चाहिए। और भूमि का उपयोग जो है क्या करना, कैसे करना चाहिए, भूमि का उपयोग मुख्यतः भूमि के गुण जलवायु पर क्या करता है, वह जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे कि क्या होगा, भूमि का उपयोग हमको और साथ ही साथ किस लिए करना चाहिए, जैसे कि आपका जो खाली भूमि है, ठीक है, उसका उपयोग हम लोग को वन या चारागाह के लिए करना चाहिए, या फिर जो आपकी उपजाऊ भूमि है, ठीक है, उसका उपयोग हमको किस लिए करना चाहिए, कृषि के लिए करना चाहिए। और तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट, जो भूमि का उपयोग और कैसे कर सकते हैं, भूमि का उपयोग करते समय हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भूमि के फलस्वरूप भूमि की उत्पादकता और अन्य गुणों का ह्रास नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट और कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण जो है सबसे प्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को भी बोल सकते हैं, वहां से जो है भूमि का जो उत्पादन क्षमता है उसका जो है क्या हुआ था, वर्गीकरण जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और धीरे धीरे वह जो है क्या होते गया, अब दूसरे देशों में भी जो है अपनाया जाने लगा। भारत में जो है उत्पादन क्षमता के आधार पर जो है भूमि का जो वर्गीकरण है, भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात किया जाने लगा था। ठीक है, और भूमि के जो सर्वेक्षण कब किया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जो संतुलित उपयोग निर्धारण की ओर क्या करता है, एक महत्वपूर्ण कदम अपनाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो है भूमि क्षमता के वर्गीकरण के बारे में। ये तो हो गया मृदा संरक्षण के वर्गीकरण। अब हम लोग बात करते हैं भूमि क्षमता के आधार पर भूमि क्षमता का वर्गीकरण। भूमि क्षमता
का वर्गीकरण। तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला टॉपिक रहे, सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका भूमि का उपयोग, जिसको हम लोग देख चुके थे। भूमि का उपयोग क्षमता वर्गीकरण भूमि के निर्वचनात्मक और व्याख्यात्मक वर्गीकरण है। ठीक है, जो क्या है, जिसका आधार आपका जो है कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी तत्व। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी तत्व। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो भी फसल लगाते हैं, ठीक है, जो भी फसल लगाते हैं वो जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहां के क्लाइमेट पे, वहां के वेदर पे। ठीक है, मतलब वहां के जलवायु, वहां के जलवायु पे क्या करता है, वह जो है डिपेंड करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, वहां का जो वातावरण है, वहां का जो जलवायु है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जो है वहां पे क्या करना चाहिए, उस भूमि का जो है प्रबंधन करना चाहिए, या फिर उस भूमि में फसल लगाना चाहिए। ठीक है, या फिर जो भी हम लोग लगाते हैं, घास लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो वो जो है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम लोगों को लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में भूमि के बाह्य गुण तथा तल रूप, जल निकास, ढलान भूमि का अपक्षरण इत्यादि। ठीक है, तो मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, सेकंड पॉइंट जो है भूमि के बाह्य गुण, जैसे कि क्या 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 हो सकता है बाह्य गुण जो है भूमि के, कि वहां पे जो है कौन कौन से तत्व पाए गए हैं, या फिर उसके जो है तल रूप, ठीक है, कि उसके जो है अंदर में क्या पाया जाता है, और जल निकास का साधन कैसे है, ढलान भूमि का अपक्षरण इत्यादि पर मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग जो है ढलान भूमि पर जो है कैसे खेती करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले कि कौन कौन से तरीके जो हम लोग खेती करने की जो है ढलान भूमि पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका सीढ़ी नुमा खेती है, कंटूर खेती है। तो इन सब चीजों का हम लोग को क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और भूमि के अंतर्निहित गुण तथा भूमि के गहराई, वायु, मृदा संरचना, और बोल सकता हूं मैं पथरीलापन जैसे कि रहता है, या फिर परगाम्यता होता है मूल द्रव्य के आधार पर, या फिर जो मृदा के जो है पीएच वैल्यू के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, पीएच वैल्यू और मृदा के अन्य तत्वों की उपस्थिति, जैसे कि जैविक गुण या फिर जैविक द्रव्य, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोग को जो है वहां पे जो है हम लोग को भूमि का उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में इससे रिलेटेड कृषि योग्य भूमि। ठीक है, तो ऐसी भूमि जहां पे जो है क्या हो सकता है, जहां पे जो है आपका फसल उत्पादन होता है। चलिए ठीक है, आपका जो है इसमें क्या है, भूमि क्षमता के आधार पर वर्गीकरण में सबसे पहले कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, या फिर इसको हम लोग जो है उपजाऊ भूमि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी भूमि जिसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग जो है फसल उत्पादन के लिए करते हैं। तो ऐसे जो आपका जो भूमि रहता है, वह जो है क्या होता है, वह जो है आपका कृषि योग्य भूमि कहलाता है। तो दोस्तों ये जो आपका कृषि योग्य भूमि है, उसको जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, सबसे पहला है आपके पास में क्लाइमेट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जलवायु संबंधी सीमाएं। ठीक है, जलवायु संबंधी सीमाएं। अब उसके बाद फिर आपके पास में वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यार हिंदी में, इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि आपके कौन कौन से वाटर कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, मतलब जो है जल के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो है क्या हो सकता है, जल निकास और आर्द्रता संबंधी कठिनाइयां, ये सब चीजों के बारे में हम लोग, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जो है क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये क्या कहलाएगा, आपका वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, मतलब मृदा का कटाव, जिसको हम लोग जो है मृदा का बहाव या फिर मृदा का कटाव जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सॉइल इरोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं सी इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में सॉइल, पॉइंट डी हो जाएगा सॉइल। तो देखिए इरोजन में हम लोग, इरोजन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज को रख सकते हैं, बताया था जल क्षरण। ठीक है, जल क्षरण या फिर वायु क्षरण को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो हम लोग इसके अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आपके पास में सॉइल। तो सॉइल को जो है मतलब सॉइल का मतलब क्या होगा, मृदा का मतलब, जैसे इसका मतलब होगा आपका मृदा के गहराई से
मृदा के कठोरता से या फिर कठोर सतह की उपस्थिति से, या फिर मैं बोल सकता हूँ पोषक तत्वों के उसके जो है निर्धारण में। ठीक है, तो इस चीजों के बारे में हम लोग जो है क्या करते हैं, सॉइल में जो है डिस्कस करते हैं। इसको जो है हम लोग जो है सी से इंडिकेट करते हैं, इसको डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, इसको ई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं, और उसके बाद फिर ये जो रहता है सॉइल आपका, उसको स्मॉल एच से जो हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये तो हो गया दोस्तों कृषि योग्य भूमि के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है सेकंड पॉइंट, वो है आपका कृषि अयोग्य भूमि। इसमें जो है आपका जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है, या फिर इसको हम लोग जो है बंजर भूमि के नाम से भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलेंगे लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसे भूमि जहां पे क्या होता है, जो कि आपका जो है फसल के उत्पादन के योग्य नहीं होता है। जो योग्य होता है वो क्या कहलाएगा आपका कृषि योग्य भूमि। जो योग्य नहीं होता कृषि के योग्य, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका अयोग्य भूमि या फिर बंजर भूमि के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग जो है और अन्य चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि वानिकी चारागाह तथा वन्य प्रबंधन प्रणाली के लिए भी इसका उपयोग हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कई कर सकते हैं। और इसको जो है दोस्तों 7 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसमें जो है कौन सा, सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसको जो है 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका है क्लास फर्स्ट, वैसे ही आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, कौन कौन सा हो जाएगा आपके पास में, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7। ये जो है 7 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसको, आपका जो कृषि अयोग्य भूमि है उसको। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जो है इसके 7 पॉइंट को डिस्कस करते जाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहला जो है आपका क्लास 1 में कैसे भूमि को रखा गया, भूमि का उपयोग संबंधी सीमाएं जो है क्या है, लगभग नहीं के बराबर है। ठीक है, इसलिए ऐसी भूमि का उपयोग जो है किसके लिए करना चाहिए हमको, सघन खेती में होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा क्लास फर्स्ट के अंतर्गत सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु और गंगा के मैदान, या फिर जो है जलोढ़ मृदा क्षेत्र। ठीक है, जिसका क्या होगा, ये ऐसे क्षेत्र है जिसका उपयोग जो हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिसका उपयोग हम लोग जो है कृषि के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो है जिसका उपयोग क्या कर सकते हैं, सघन खेती के लिए, मतलब कृषि को छोड़कर अन्य फसलों के लिए कर सकते हैं। और क्लास 2 में आपका क्या आता है, क्लास 2 के अंतर्गत ऐसी भूमि की कुछ सीमाएं, ऐसी भूमि की भी क्या है, आपका कोई सीमाएं नहीं है। ठीक है, जो फसलों के चुनाव में क्या करता है, कमी करता है। मतलब हम लोग यहाँ पे फसल तो उगा सकते हैं, लेकिन क्या है, वहां जो है हम लोग जो है उसमें ज्यादा फसल नहीं लगा सकते। उसमें जो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फसलों का चुनाव करना पड़ता है। यह भूमि तो क्या होती है, अच्छी तो होती है, जिससे क्या होगा कृषि के जो है विशिष्ट पद्धति से आसानी से हो सकता है। लेकिन जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी जो कृषि के जो है नॉर्मल तकनीक है, उससे जो है हम लोग ऐसी भूमि पर जो है खेती नहीं कर सकते। तो ऐसे जमीन को हम लोग जो है क्लास 2 के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कृषि के जो है विशिष्ट प्रकारों को अपनाना पड़ेगा। जैसे मैं बात कर सकता हूँ डीप रेड सॉइल की बात कर सकता हूँ, या फिर जो आपका ब्लैक सॉइल है, वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, कृषि के जो है कुछ विशिष्ट पद्धति को जो है हम लोग को अपनाना पड़ता है। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी में उपरोक्त 2 प्रकार की भूमि की अपेक्षाकृत इस भूमि का जो है क्या होता है, इस भूमि में जो है फसलोत्पादन में अधिक कठिनाई होती है। ठीक है, जो हम लोग 2 टाइप का देखे थे, क्लास 1 और क्लास 2, उसमें क्या होता है आपका, उसके कंपेयर में इसमें जो है क्या होता है, ज्यादा कठिनाई होता है। ठीक है, और अधिक सीमाओं के कारण क्या होगा, ऐसी भूमि में जो है कृषि कार्य में जो है हम लोग को विशिष्ट संरक्षण के उपाय की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब हम लोग जो है इसको क्या नहीं कर सकते, मतलब जो आपका जो नॉर्मल टेक्निक है उससे हम लोग इसको भी नहीं कर सकते। तो ऐसे टेक्निक के अंतर्गत जो है आपके कौन कौन से मृदा को रखा गया है, सैलो रेड सॉइल को, स्लाइटली स्लाइन ब्लैक सॉइल को रखा गया है। ठीक है, ये जो आपका मृदा है उसको जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। 2 मृदा, तो आप लोग जो है मृदा का नाम याद रखिएगा, फिर कौन कौन से मृदा को कौन कौन से जो है आपके क्लास में रखा गया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो है फोर्थ में, क्लास 4 में। तो फिर क्लास 4 में क्या होगा,
फसल उत्पादन संबंधी सीमाएं क्या है, वह जो है बहुत अधिक है। जैसे कि आपका इसमें जो है आपका कौन कौन से सॉइल को रखा गया, इसमें भी आपका शैलो सॉइल को, ठीक है, शैलो रेड सॉइल बोला तो आपका कैटेगरी 3, और आपका जो है नॉर्मल शैलो सॉइल बोला तो फिर क्या हो जाएगा आपका, वो जो है आपका कैटेगरी 4 में आएगा। और इसके अंतर्गत आ सकता है आपका जो है स्लाइन सॉइल या फिर जो है एल्कलाइन सॉइल। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कैटेगरी 5 के बारे में, ठीक है। कैटेगरी 4 हो चुका था, अब कैटेगरी 5 के बारे में देखते हैं तो क्या होगा आपका, वे भूमि कृषि कार्य के क्या नहीं होते, वह जो है योग्य नहीं होते, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा आपका, ऐसे भूमि जो कृषि कार्य के योग्य नहीं होते, तो फिर ऐसी भूमि में क्या करते हैं, भूमि में एक से अधिक विपरीत कारकों का क्या होता है, उपस्थिति से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्लास 5 के अंतर्गत आप लोगों का जो है एरिड सॉइल को, रॉकी सॉइल को और रोलिंग सॉइल को, ये जो 3 सॉइल है इसको जो है कैटेगरी 5 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर दोस्तों अब आपके पास में जो है क्लास 6 के बारे में, तो इस भूमि में क्या होता है, इस भूमि में जो है अधिक अपेक्षाकृत जो है और क्या होगा, अधिक सीमाएं होंगी, ठीक है। और ऐसी भूमि में जो है क्या होता है, ऐसी भूमि में जो है ज्यादा फसल नहीं लगाया जा सकता, इसमें जो है सिर्फ जैसे कि चाय है, कॉफी है, ठीक है। तो फिर ऐसे भूमि में क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो है आपका चाय कॉफी ऐसे फसल को लगाया जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सबसे लास्ट कैटेगरी 7 की। तो कैटेगरी 7 में क्या होगा, यह भूमि कृषि कार्य के लिए पर्याप्त पूर्णतः अयोग्य है, ठीक है। क्या है, यह जो है पूर्णतः अयोग्य है। और क्या होगा, लेकिन क्या है, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, यह जो है वानिकी और चारागांव विकास कार्य के लिए सफल हो सकता है। तो ये आपका आता है कैटेगरी 7 में। अब मैं बात करता हूं इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट, वो है आपका सस्यात्मक उपाय। सस्यात्मक उपाय मतलब क्या होगा, सस्यात्मक उपाय, इसको हम लोग जो है एग्रोनॉमिक मेजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वह भूमि जहां ढलान कम और भूक्षरण ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। ऐसी भूमि जहां ढलान कम और भूक्षरण ज्यादा नहीं होती है, लेकिन भूमि में क्या है, सस्यात्मक उपाय किए जाते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हम लोग जो है उस भूमि का ज्यादा अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका क्या होगा, यह जो है इसका सस्यात्मक उपाय कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो है आपका जो है कुछ जो है कार्य आवश्यक है जो करना पड़ता है हमको। तो इसमें जो है हम लोग को क्या क्या काम करना पड़ता है, तो इसके अंतर्गत हम लोग को जो है 8 काम करना पड़ता है, ठीक है। 8 प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आपके हैं सिंचाई प्रबंध, ठीक है। सिंचाई का प्रबंध हम लोग कर सकते हैं कि वहां पे जो है सिंचाई का प्रबंध अच्छे से हो। तो फिर क्या होगा, देखो भूमि जो है ढलान तो है, भले ढलान कम है लेकिन ढलान है वहां पे, तो फिर क्या होगा, पानी जो है हम लोग जो है वहां पे जब पानी आता है तो फिर क्या होगा, वहां जो है पूरा ढलान में चले जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर वह जो है पानी नहीं रुक पाएगा, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंचाई का जो है अच्छे से हम लोग को प्रबंध करना पड़ेगा। अब जब ढलान है तो पूरा पानी कहाँ चले जाएगा, नीचे में चले जाएगा, और जब पूरा पानी नीचे में चले जाते हैं निचले खेत में, जैसे कि यार मैं बात करता हूँ, यह जो है आपका एक प्रकार का खेत है, ठीक है। देखो इसमें जो है ढलान तो है लेकिन ढलान जो है क्या है, बहुत कम है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे क्या होता है, पानी गिरता है, ठीक है, पानी आता है, तो फिर क्या होगा, पूरा पानी जो है बह के जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसके लेवल पे स्टोर हो जाएगा ना, ये जो पानी है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, इसके लिए जो है हम लोग को सिंचाई के प्रबंध जो है अच्छे से करना पड़ेगा। दूसरा, अब क्या होगा, ये जो पानी है ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आके पूरा रुक जाएगा, तो हमारे यहाँ की जो फसल है उसके जो है खराब होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जल निकास का जो है उपयुक्त जो है साधन वहां पे रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका उचित जल निकास, ठीक है। और उसके बाद फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पट्टी सस्यन, ठीक है। पट्टी सस्यन मतलब देखो क्या होगा, हम लोग जो है आधे भूमि में जो है कुछ ऐसे पौधे लगाएंगे जिसमें क्या कर सकते हैं, जिसमें जो है पानी की आवश्यकता जो है कम हो, और आधे भूमि में हम लोग ऐसे फसल लगा देंगे जहां पे क्या हो, जहां पे जो है पानी की आवश्यकता अधिक हो, तो इसको हम लोग जो है पट्टी सस्यन बोलेंगे। अब उसके बाद फिर आपके पास में आवरण सस्य, आवरण सस्य के बारे में, इसके बारे में हम लोग जो है अपना शस्य प्रणाली में पढ़ चुके थे कि आवरण सस्य क्या होता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे अपना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास में, इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए,
कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो है क्या है, इसमें जो है भूक्षरण ज्यादा नहीं होती। मतलब क्या है, मिट्टी जो है आपका वहां का वो जो है क्या है, वह जो है ज्यादा कठोर मृदा है। और कठोर मृदा को हम लोग को जो है अच्छी मृदा में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहां पे जो है कार्बनिक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम लोग कार्बनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो फिर क्या होगी, उसकी जो है फर्टिलिटी भी जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता ही है कि कठोर मृदा का जो फर्टिलिटी जो है, उसका जो उपजाऊ क्षमता है वो जो है क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, वो है आपका समोच्च जुताई। ठीक है, कि क्या करना चाहिए हमको, जो है इसकी जो है जुताई जो है समोच्च करना चाहिए। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका वो है छादन कृषि। तो दोस्तों अभी जो है मैं आप लोगों को समोच्च जुताई और छादन कृषि के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। एक लास्ट पॉइंट बच गया इसका, वो है आपका सॉल्टर बेल्ट एवं वायुरोधी पट्टियां। तो ये 8 पॉइंट है जिसको हम लोग जो है सकारात्मक उपाय में जो है अपना सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको समोच्च जुताई के बारे में। ठीक है, यह जो समोच्च जुताई है वो क्या होता है, यह जो है आपका जो है एक प्रयोगों द्वारा क्या है, सिद्ध विधि है। ठीक है, प्रयोगों द्वारा इसको क्या किया गया है, सिद्ध किया गया, जो कि 8% ढलान तक समुचित समोच्च जुताई पद्धति द्वारा अपनाई जाए तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो है 50% तक भूमि एवं जल का संरक्षण किया जा सकता है। समोच्च जुताई के अधिक ढलान पर उपयोगी क्या नहीं होती, यह जो है उपयोगी नहीं होती। यह जो आपका जो समोच्च जुताई है वो जो है क्या नहीं होता, वह जो है आपका जैसे ज्यादा ढलान है, ज्यादा ढलान वाला खेती है तो वहां पे क्या होगा, यह जो है उपयोग नहीं होगा। तो यह जो है किसके लिए होता है, कम ढलान वाले खेती के लिए उपयोग हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका छादन कृषि। ठीक है, तो छादन कृषि क्या होगा, छादन कृषि तो देखिए छादन कृषि क्या होगा कि मृदा सतह पर क्या होता है, प्राकृतिक या कृत्रिम ढंग से जो है इसमें जो है क्या कर सकता है, कुछ जो है पादप के अवशेष है, मतलब पौधे के अवशेष है, या फिर उसके जो है अन्य और वेस्टेज है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है वहां पे डाला जा सकता है। और ये जो वेस्टेज है उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है मल्च के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे कृषि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग जो है उसके जो है प्राकृतिक सतह पर जो है हम लोग क्या करते हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ जो है अवशेष डालते हैं, या फिर जो है कुछ कृत्रिम ढंग से कुछ पदार्थों का उसमें छिड़काव करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका छादन कृषि कहलाता है। अब इसके प्रभाव के बारे में देखते हैं। छादन कृषि के प्रभाव में मल्चिंग मृदा, देखो क्या हो सकता है इसका पहला प्रभाव, मल्चिंग मृदा अपवाह नियंत्रित, अतः क्या हो सकता है इसमें जो है मतलब मैं बोल सकता हूँ स्पंदन को बढ़ाकर, वाष्पीकरण घटाकर और खरपतवार नियंत्रण करके क्या कर सकते हैं, इससे जो है मृदा को प्रभावित कर सकते हैं। कौन कौन से तकनीक अपनाना है इसमें, आपको स्पंदन को क्या करना है, स्पंदन को जो है बढ़ाना है। ठीक है, वाष्पीकरण को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस क्या है इसमें, खरपतवार नियंत्रण करना है। ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके मृदा को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, तो देखो ये जो है आपका रीजन क्या है, ये जो आपका जो 4 चीज बोला उसको। ठीक है, कि देखो वाष्पीकरण घटाना, मतलब देखो यदि जो है हम लोग जो है कृषि भूमि में क्या करते हैं यार, हम लोग जो है यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों को डालते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को डालेंगे तो मृदा जो है क्या होगा, पानी जो है क्या होगा, पानी जो है आपका नीचे तक चले जाएगा और ये जो आपके कार्बनिक पदार्थ है वह जो है एक लेयर बना लेगा। तो जिससे क्या होगा, जिसमें आपका जो है क्या नहीं होगा, स्पंदन जो है क्या होगा, स्पंदन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, दूसरा जो आपका वाष्पीकरण जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि आपका जो है ये पानी को क्या करके रखा है, पानी को अपने नीचे जो है उसको संरक्षित करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है वाष्पीकरण जो है घट जाएगा। और खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है यहाँ पे ऑलरेडी कार्बनिक पदार्थों को डाल चुके हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग को और अन्य खरपतवार है या फिर जो है मैं बोल सकता हूँ उर्वरक, इन सब चीजों की जो जरूरत जो है वो क्या होती है, बहुत कम पड़ती है। और दूसरा पॉइंट इसमें ले सकता हूँ, विकिरण को रोककर ताप प्रवाह एवं ट्रेम्पिंग और वाष्पात्मक ठंडा करके का क्या कर सकते हैं, भूमि को जो है वो जो है आपका प्रभावित करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लेता हूं इसके अंतर्गत, वो क्या होगा, मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ को जोड़कर क्या करता है, यह जो है आपका भिन्नात्मक नाइट्रिफिकेशन और खनिज घुलनशीलता
जो कि क्या करता है, जो कि जो है आपके मृदा के जो है पोषक तत्वों को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, क्या क्या चीज है, आपके कार्बनिक पदार्थ को जोड़ता है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्रकार के वो क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है, और खनिजों में क्या करता है, वह जो है खनिजों की घुलनशीलता को बढ़ाता है। ठीक है, और इसके चौथा प्रभाव क्या हो सकता है, कार्बनिक पदार्थ जो है क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ जो है जैसे कि आपके जो है बहुत सारे चीजें, जैसे कि जड़ का फैलाव है। ठीक है, उसको क्या करता है, वहां जो है जड़ का फैलाव है, या फिर जो है कार्बनिक पदार्थों को जो है वो जोड़ने का कार्य करता है। और क्या कर सकता है वो जो है, और साथ ही साथ जो है मृदा के संरचना को जो है क्या करता है, उन्नत करने का काम करता है। ठीक है, और देखिए अब देखिए मैं मल्च के बारे में बात किया था आपको, तो जो मल्च जो है वो आपका जो है 5 प्रकार का होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्न में से मल्च के प्रकार कौन से हैं। ठीक है, और या फिर निम्न में से आपके मल्च के प्रकार कौन से नहीं है। तो फिर मल्च के प्रकार के बारे में देखिए, सबसे पहला होता है आपके पास में मृदा छाद। ठीक है, इसको हम लोग जो है छाद के नाम से भी जानते हैं मल्च को। ठीक है, तो फिर देखिए मृदा छाद होता है, और आपके पास में फिर हो सकता है दूसरा जो है ठंडल छाद, या फिर जो है स्ट्रॉ छाद, या फिर जो है प्लास्टिक छाद, या फिर उदग्र छाद। ये जो है आपका क्या है, ये जो है छाद के प्रकार हैं। चलो दोस्तों, ये तो हो गया था छाद के बारे में। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को जो है इसका जो और अगला पॉइंट है वह जो है पट्टी सस्यन, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि पट्टी सस्यन क्या होता है। पट्टी सस्यन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको मैं बताया था, ठीक है, कि इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को जो है क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को जो है भूमि ढलान या वायु दिशा के समकोण समकोण पर उसके आधारित जो उसको क्या करता है, लगाया जाता है। तो ऐसे फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, पट्टी सस्यन बोलते हैं। पट्टी में जो है खेती करने से उस क्षेत्र के जो भूमि क्षरण में क्या होगा, वह जो है कमी होने के अतिरिक्त और क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसमें, ऊपरी जो जल ग्रहण है वहां पे जो है बहाई गई मिट्टी को जो है वो क्या कर लेता है, वह जो है संरक्षित कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे जो खेती आपका क्या कहलाता है, पट्टी सस्यन कहलाता है। अब देखिए ये जो पट्टी सस्यन है आपका, वो जो है कितने प्रकार का होता है, वो जो है आपका 4 प्रकार का होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से होंगे, वायु पट्टी सस्यन होता है, ठीक है, खेत पट्टी सस्यन होता है, वायु खेत, ठीक है, तीसरा होगा आपके पास में समोच्च पट्टी सस्यन, ठीक है, और इसका फिर चौथा पॉइंट होता है आपके पास में वो है प्रत्यारोध पट्टी सस्यन। ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब था हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट, वो था उचित सस्यावर्धन, ठीक है, उचित सस्यावर्धन। तो ये आपका जो उचित सस्यावर्धन होता है वो क्या होता है, भूमि एवं जल संरक्षण के दृष्टिकोण से फसल चक्र निर्धारित करते समय हम लोग क्या करते हैं, इस बात पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जिस अवधि में जो है भूमि का अपक्षरण की आर्थिक संभावना होती है, उस विधि के लिए हमको क्या करना चाहिए, उस अवधि के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्षरण प्रतिरोधी फसल का हमको क्या करना चाहिए, वहां पे रोपण करना चाहिए। ठीक है, कि कोई कोई समय रहता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है जिस समय में आपका जो भूमि का क्षरण अधिक होता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसे समय में जो है क्षरण प्रतिरोधी फसल जो है खेतों में लगाना चाहिए। तो ये कहा जाता है आपका उचित सस्यावर्धन। ठीक है, या फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, सस्य के अकॉर्डिंग क्या लगाना चाहिए, वहां पे जो है फसल लगाना चाहिए। तो ये क्या लगेगा आपका उचित सस्यावर्धन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास में आवरण सस्य। तो आवरण सस्य के बारे में हम लोग जो है और डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार बताता हूँ कि आवरण सस्य क्या होता है। कि खाली खेत में हम लोग क्या करते हैं, फसल लगाकर उसमें जो है वनस्पति क्या करते हैं, वनस्पति भी जो है लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका आवरण सस्य कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या है, इसमें जो है इससे आपका भूमि का जो क्षरण है वो क्या होता है, वह जो है कम होता है। और आवरण सस्य का जो प्रयोग है वह जो है मुख्य जो है कम से कम जो है 2 फसलों के बीच में किया जाता है। ठीक है, एक फसल को काटने तथा दूसरे फसल बोने के बीच में जो है आवरण सस्य को जो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे जो है बो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों आपके पास में कौन सा उपाय, ये जो है आपका सस्यात्मक उपाय। अब इससे रिलेटेड अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो होगा आपके पास में आवरण सस्य के बाद में, तो इस सस्यात्मक उपाय के बाद में यांत्रिक उपाय। यांत्रिक उपाय,
मैकेनिकल मेजरमेंट, यांत्रिकी उपाय, मैकेनिकल मेजरमेंट। तो देखिए यांत्रिकी उपाय से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यांत्रिकी एक उपाय के द्वारा भी हम लोग जो है मृदा के क्षरण को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और इसका जो उपयोग है उसके बारे में मैं बता चुका था आपको कि इसका जो उपयोग है उसको हम लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक जो है ढलान वाले क्षेत्रों में जो है सस्यात्मक उपाय को जो है सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपको कि यांत्रिक उपाय का जो उपयोग है वो कैसे क्षेत्रों में किया जाता है, तो वो जो है अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो है उससे जो है क्या कर सकते हैं, सस्यात्मक उपाय को जो है हम लोग सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यांत्रिकी उपाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग देखिए कैसे करते हैं। तो पहला होगा इसका अफवाह को रोककर मृदा में जल के अंतःस्पंद को बढ़ाकर किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा किस लिए किया जा सकता है, लंबे और लगातार ढलानों को छोटे छोटे कई ढलानों में विभाजित करके, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि उसका जो अफवाह का जो वेग है, पानी के जो बहाव का जो वेग है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो अब उसको जो है कितने तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं कर सकता हूँ इसका जो है यांत्रिकी उपाय वो जो है समोच्च बांध बनाकर, क्या करके, समोच्च बांध बनाकर। तो देखिए ये जो समोच्च बांध बनाकर, तो क्या होगा, ऐसे बांध का निर्माण जो कि क्या करना चाहिए, जो कि एक ही ऊंचाई पर किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, ढलान युक्त भूमि में जो है समोच्च रेखाओं पर एक निश्चित अंतराल पर बांध बनाने के सतही अफवाह की गति को जो है क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, और ये भी आपका दो प्रकार का किया जा सकता है। कैसे, जैसे ढलान की लंबाई को कम करके, या जो है जिससे कि क्या हो, ढलान की लंबाई को कम करेंगे तो भूमि का जो क्षरण है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अर्ध शुष्क और शुष्क जो क्षेत्र है उसमें हमको क्या करना चाहिए, सतही अफवाह को जो है एकत्र करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या हो, जिससे कि जो है उपज में क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो ये जो तरीका है आपका क्या कहलाएगा, समोच्च बांध निर्माण। और जो दूसरा तरीका है वो क्या हो सकता है आपका, प्रक्रमबद्ध बांध। ठीक है, क्या बना सकते हैं हम लोग जो समोच्च बांध के साथ साथ में प्रक्रमबद्ध बांध। तो इसमें क्या होगा, प्रक्रमबद्ध बांध में जो है, इसमें जो है प्रक्रमबद्ध बांध को नाली उत्तल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, नाली उत्तल के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां औसत वर्षा जो है प्रति वर्ष कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, साधारणतः बांध जो है क्या होगा, साधारणतः बांध जो है 2 से 10% तक ढलान युक्त क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। ठीक है, और भारत में जो है समोच्च बांध और प्रक्रमबद्ध बांध का जो है प्रयोग जो है मोस्टली आजकल देखा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रक्रमबद्ध बांध के बारे में। अब नेक्स्ट जो तरीका है आपका, नेक्स्ट जो उपाय है आपका वो है आपका सबसाइलिंग बोलते हैं इसको, हम लोग जो है सबसाइलिंग बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 90 से 180 सेंटीमीटर की अंतराल भूमि पर भूमि सतह से 30 से 60 सेंटीमीटर नीचे स्थिर कठोर सतह को क्या करते हैं, सबसाइलिंग द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है सबसाइलिंग द्वारा तोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे भी जो है आपका जल का संरक्षण जो है होता है, क्योंकि कठोर सतह को हम लोग तोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, जो पानी का जो रिसाव है वो जो है पूरा जमीन के भूमि के गर्त तक होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका, मतलब जो नेक्स्ट जो आपका उपाय होगा वो है आपके पास में BBF। ठीक है, BBF फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रॉड एंड बेड फैरो सिस्टम। ठीक है, ब्रॉड एंड बेड फैरो सिस्टम। ठीक है, BBF प्रणाली, इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग काली मिट्टी में वर्षा के जल प्रबंधन हेतु करते हैं। जहां हम लोग जहां क्या होना चाहिए, जहां मानसून के समय में जल निकास क्या होती है, जल निकास जो है एक समस्या होती है। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि काली मिट्टी में क्या होता है, काली मिट्टी में जो है
जल को जो है संरक्षण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए क्या होगा, वहां पे जो है जल जो है ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाता, वो जो है जल को जल्दी सोखता नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, वो जो जल जो है वो कंटिन्यू जो है बहने लगता है। तो इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, मानसून के समय में जो है जल निकास के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब ये जो है, अब नेक्स्ट होगा आपके पास में सीढ़ीनुमा खेती, जिसके बारे में आप लोगों को बताया था कि ये जो है आपका क्या हो सकता है, यांत्रिकी उपाय हो सकता है। तो यह जो आपका जो सीढ़ीनुमा खेती है, यह जो है क्या है, मोस्टली जो है आपका 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में उपयोग होता है। ठीक है, कितने प्रतिशत, 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में उपयोग होता है। ठीक है, पहाड़ी एवं असमतल क्षेत्र में कृषि कार्य करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेंच उत्तल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सीढ़ीनुमा खेती। अब नेक्स्ट है आपके पास में जिंक खेती। तो जिंक खेती क्या होता है, यह जो आपका जो है प्रयोग, इस खेती का प्रयोग 3 से 10% होता है। कहां पर, ढलान युक्त क्षेत्रों में। ठीक है, और क्या होगा, मध्यम से अधिक वर्षा वाले मध्यम गहरी मृदा में इसका निर्माण किया जाता है, ताकि क्या हो सके, इसमें ऊपरी क्षेत्र से अपवाह एकत्रित कर निचली क्षेत्र में फसल उत्पादन की प्रयुक्त किया जा सके। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं सीढ़ीनुमा खेती के बारे में बात करूं, तो सीढ़ीनुमा खेती का जो उपयोग जो है उसका हम लोग किस कहां पे करते हैं, ढलान युक्त एरिया में। जैसे जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो ढलान युक्त एरिया में क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है एक स्टेप बनाते हैं, एक जो है इसमें एक सीढ़ी टाइप का बनाते जाते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग जो है डिवाइड करते जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आपका जो खेत है वो जो है अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है आपका एक सीढ़ी टाइप का जो है एक स्टेप बनाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपका एक सीढ़ी टाइप का जो है एक क्या बनाते जाएगा, यह जो है आपका एक स्ट्रक्चर बनाते जाता है। ये देखिए, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग जो है इसको सीढ़ीनुमा खेती के नाम से भी जानते हैं। इससे क्या होगा, देखो ये जैसे कि आपका खेत है, तो यहाँ जो पानी है वो जो है नीचे में, ज्यादा नीचे में नहीं जाएगा, और पानी जो है इतने में स्टॉक हो जाएगा कि हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर सके, खेती कर सके। ठीक है, अब उसका फिर मैं बात करता हूँ पहाड़ी क्षेत्रों हेतु। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कौन कौन से जो है तकनीक उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में। तो अब आप लोग जो है नेक्स्ट अपना हेडिंग डाल लीजिए, वो है पहाड़ी क्षेत्र हेतु संरक्षण के उपाय। पहाड़ी क्षेत्रों हेतु संरक्षण के उपाय। तो चलिए देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक जो है विशेष प्रकार की खेती का उपयोग करना पड़ता है, कंजर्वेशन मेजर्स फॉर हिली स्लोप्स। ठीक है, क्योंकि क्या रहता है, पहाड़ी क्षेत्र का जो जमीन रहता है मोस्टली, जैसे कि मैं बात करता हूं एक पहाड़ की, तो पहाड़ कैसे रहता है, कुछ इस तरीके से बना रहता है पहाड़ जो है। ठीक है, तो फिर पहाड़ का जो जमीन है वो जो क्या होता है, ज्यादातर जो है स्लोपी होता है। ठीक है, स्लोप होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक जो है विशेष प्रकार के खेती का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जो है जैसे कि कंटूर, या फिर जिसको हम लोग जो है कंटूर ट्रेंचिंग, या फिर जो है जंगलीकरण। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, एक समान की ऊंचाई तथा समोच्च रेखाओं पर गड्ढा खोदकर इसका उपयोग हम लोग किस लिए करेंगे, जल संरक्षण के लिए करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटूर ट्रेंचिंग के थ्रू जो है हम लोग वृक्षारोपण का भी कार्य कर सकते हैं। या फिर अभी मैं बताया था आप लोगों को किसके लिए, सीढ़ीनुमा खेती के बारे में भी बताया था। तो हम लोग जो है और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सीढ़ीनुमा खेती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुका था कि किसमें जो है कैसे हम लोग जो है पानी को रोक सकते हैं और कैसे इसमें जो हम लोग खेती कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मृदा संरक्षण के उपाय में अब हमारे पास जो है एक लास्ट और मेथड जो है बच गया है, वो है जलोत्सारण के आधार पर मृदा संरक्षण। जलोत्सारण के आधार पर मृदा संरक्षण के उपाय। तो चलिए, सॉइल कंजर्वेशन प्लानिंग ऑन वाटर सेट बेसिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है ये
जलोत्सारण या वाटरशेड, ये क्या होता है? ठीक है, तो वाटरशेड का तात्पर्य क्या है? किसी जलाशय, नाले या नदी में कितने क्षेत्र में पानी बहकर आता है तथा किसी भूभाग का वह प्राकृतिक खंड जिसका अपवाह किसी निश्चित बिंदु पर आकर मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे जल विभाजन या जलोत्सारण के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोला यार एक बार और आपको बोल के बताता हूँ। वाटरशेड का तात्पर्य क्या है? किसी जलाशय, नाले या नदी में कितने क्षेत्र से पानी बहकर आता है तथा किसी भूभाग का वह प्राकृतिक खंड जिसका अपवाह किसी एक निश्चित निकास बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम लोग जो है जल विभाजन, जलोत्सारण या वाटरशेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वाटरशेड के बेस पे जो है 3 और शब्दों के बारे में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कैचमेंट एरिया होता है, ड्रेनेज बेसिन होता है, ठीक है, या वाटरशेड, तीनों जो है लगभग जो है सेम है, थोड़ा सा अलग है लेकिन तीनों आपका सेम है। जैसे कि कैचमेंट एरिया, ठीक है, कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया जो है आपका जल संरक्षण का एक बड़ा क्षेत्र होता है। वही मैं बात करता हूँ वाटरशेड का। तो वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड जो है एक जल संरक्षण का एक छोटा क्षेत्र होता है। वही मैं बात करता हूँ तीसरा जो है ड्रेनेज बेसिन की, तो वो जो है आपका जैसे कि आपका जो पानी के बहाव को जो रोकता है, तो वो आपका जो है ना तो ज्यादा बड़ा होता है ना तो छोटा होता है। और मैं बात करता हूँ वाटरशेड एरिया की, तो वाटरशेड एरिया क्या है? वह जो है भूमि आकार का एक इकाई होता है। ठीक है, वाटरशेड एरिया क्या है? भूमि आकार की एक इकाई है। और जो वह क्या करता है, वह जो है जलीय दृष्टि से भी क्या होता है, वह जो है एक इकाई होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जल ग्रहण क्षेत्र, जैसे कि कैचमेंट एरिया में क्या करता है, वो जो है जलीय दृष्टि से भी एक अलग ही टाइप का इकाई है। कौन? कैचमेंट एरिया, सॉरी आपका जो है वाटरशेड एरिया। ठीक है, और जल ग्रहण क्षेत्र में क्या करता है, जलीय दृष्टि से जो है क्या मिलता है, बहुत प्रकार के इसमें विभिन्नताएं मिलती है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए साधारण उपयोग में जो है जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया में यह जो है समस्त क्षेत्र आ जाता है, जिसमें आपका कौन कौन सा, जिसमें आपका जो कैचमेंट क्षेत्र में आपका कौन कौन सा आ सकता है, ड्रेनेज सिस्टम भी आ सकता है और वाटरशेड भी इसी के अंतर्गत आ सकता है, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें पानी बहकर जो है एक जलाशय में गिरता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो है वाटरशेड प्रोग्राम के जो है कुछ उद्देश्यों के बारे में। तो फिर दोस्तों वाटरशेड प्रोग्राम के जो है 5 उद्देश्य है। तो कौन कौन से 5 उद्देश्य है? सबसे पहला है आपके पास में भूमि एवं जल संरक्षण। ठीक है, क्या है? भूमि एवं जल संरक्षण। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत मृदा का सर्वेक्षण, कंटूर और ग्रेडेड बांध का निर्माण, भूमि सुधार, नाला बांध का निर्माण और फार्म तालाब की खुदाई आदि पर विशेष क्या दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत जो है, इसके उद्देश्य के अंतर्गत वानिकी तथा चारागाह का विकास करना। तीसरा पॉइंट होगा आपका पशुपालन का विकास करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है जैसे कि जो दूध देने वाले जो जंतु है उसका क्या करते हैं, उसका जो है पालन करते हैं तथा उसका वितरण करते हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे, कृत्रिम गर्भाधान और दुग्ध उत्पादनकर्ता समिति को आर्थिक सहयोग की भी जो है समुचित व्यवस्था और विकास का मार्ग जो है प्रशस्त करने का कार्य करता है। कौन? पशुपालन का विकास। और चौथा भी और इसका जो है चौथा उद्देश्य क्या है, उन्नत शुष्क कृषि, जिसमें क्या करते हैं, समोच्च या फिर जिसको हम लोग कंटूर भी बोलते हैं, समोच्च जुताई, मानसून पूर्व जुताई, मल्चिंग, खरपतवार नियंत्रण और उचित उर्वरक व उर्वरक डालने की विधि। जैसे कि कृषि में क्या करते हैं, कृषि कार्य में शुष्क खेती को क्या करता है, वह जो है उन्नत बनाने का कार्य करता है। और उसके बाद फिर जो है लास्ट पॉइंट है, आदर्श वाटरशेड कार्यक्रम में मृदा संरक्षण, मृदा सुधार, सिंचाई, जल निकास, बाढ़ की रोकथाम, ऐसे सभी उद्देश्यों को जो है क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों वाटरशेड के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों वाटरशेड जो है आपका जो है जल धारण के अनुसार जो है, तो वो जो है क्या होता है, वो जो है 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपके पास में मिनी वाटरशेड, जो कि आपके कितने एरिया में बना रहता है, जो कि आपका जो है 1 से 100 हेक्टेयर एरिया में बना रहता है। ठीक है, मिनी वाटरशेड कितने में, 1 से 100 हेक्टेयर। माइक्रो वाटरशेड आपका 100 से 1000 हेक्टेयर एरिया में बना रहता है। मल्टी वाटरशेड
मल्टी वाटर सेट आपका 1000 से लेके 10,000 हेक्टेयर एरिया में बना रहता है, ठीक है। और उसका फिर होता है आपके पास में सब मैक्रो, ठीक है, माइक्रो नहीं है मैक्रो, ठीक है, सब मैक्रो वाटर सेट। तो सब मैक्रो वाटर सेट जो है आपका 10,000 से लेके 50,000 हेक्टेयर तक में आपका बना रहता है। उसके बाद फिर लास्ट होता है 5वें नंबर पे आपका मैक्रो वाटर सेट। तो मैक्रो वाटर सेट जो है आपका 50,000 से अधिक हेक्टेयर एरिया में बना हुआ रहता है। तो दोस्तों यह जो टॉपिक था आपका जल संरक्षण के उपाय, इसके अंतर्गत इतने ही है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों आई होप हमारा आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के सामने शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा वह जो है नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।